Good morning, students. Today we are going to start from page number 43. Yesterday we have seen the technological and institutional reforms, in which we have seen that what are the technological reforms which had been given to agricultural land mass so that they can produce more, such as we can see the Bigari Pratha was finished and the land was distributed among the landless laborers. Okay. Then another law was enacted by the government that they had given a specific what we can say patches or demands that if somebody is having ample of land, they have to give to others or they have to share it with others. Then another thing we have seen, the banks developed to give the loan, and insurance also started in the agriculture form. The KCC, that is Kisan Credit, also started in that. Personal accident insurance are given. Then meteorological system, Mausam Vibhag, that is also started to work for the agriculture. Then we have seen that imported crops can be checked, the soil checking and what kind of crops they have to cultivate. This all was given knowledgeful education or system through communication such as radio and television. Today we are going to see something different from this. This is also in the Reformation, but this is totally different because it was started in the time of independence, that is भूदान एंड रामदान. तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं भूदान और रामदान को, जो कि स्वतंत्रता के समय में शुरू हुई थी. कहने को ये भी एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन थी, परंतु उसको लाने के लिए अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी और उनके सहयोगियों ने बहुत काम किया. सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप सब जरूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर हम देखें तो आप सबको मालूम है गांधी जी जो है सत्याग्रह कर रहे थे. गांधी जी और विनोबा भावे दोनों ने मिलकर क्या किया, सत्याग्रह में एक और काम किया. जैसे अछूत हटाना है, अछूतों की प्रॉब्लम दूर करनी है, और महिलाओं की विधवा विवाह, बाल विवाह, ये वाली जो सोशल क्राइम से सोशल जो बेकार बातें हैं उन सबको अप्रूव करना है. वैसे इन दोनों ने ये बात भी की कि उन्होंने लोगों को जाके मतलब बताया कि अगर गांव में स्वराज्य आएगा, गांव स्वतंत्र होगा तभी देश स्वतंत्र हो पाएगा. देन महात्मा गांधी के बाद अगर हम देखें तो विनोबा भावे ने इस काम को आगे बढ़ाया. उन्होंने पद यात्रा की और ये मैसेज हर एक गांव तक पहुंचाया कि उन्हें डेवलप होना चाहिए. अगर हम देखें तो ये ऐसे घूमते घूमते हर गांव में बताते जा रहे थे पैदल. तो पोचमपल्ली करके एक जगह थी आंध्र प्रदेश की, वहां पर बहुत सारे गरीब थे. उन्होंने हम देखें तो विनोबा भावे जी से डिमांड किया कि हमें सूखी जमीन और गीली जमीन जहाँ पर इजीली इरिगेशन अवेलेबल है और थोड़ी ड्राई वाली जमीन दोनों चाहिए ताकि हम अच्छे से खेती कर सकें. जब ये डिमांड उन्होंने की तो अगर हम देखें तो विनोबा भावे ने ये बात जो है जो उनकी मीटिंग में और जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग बैठते वहां पर की. उस समय में वहां पर श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति थे जो कि उस जमाने में एक राजा हुआ करते थे या उस इलाके के बहुत प्रधान थे. उन्होंने कहा कि मैं 80 एकड़ जमीन अपनी दान में देता हूँ, और ये शुरू हुआ भूदान का आंदोलन. लोगों ने अपनी जमीन, लोगों ने अपने गांव, राजाओं के पास जो गांव उनके पट्टों पे लिखे हुए थे वो दान में दे दिए गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उसको क्या करे, लैंडलेस लेबर्स के बीच में दान में दे दे, उनको पट्टे पे लिख कर दे दे और उस पे किसान क्या करे, खेती करे. जिससे क्या होगा, देश में अन्न का उत्पादन होगा और देश की गरीबी जो खाने की वो दूर होगी. इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया, यानी कि बिना खून बहाए क्या हुआ, क्रांति हुई. विनोबा भावे के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूवमेंट को जो है पावरफुल बनाया. अब हम आते हैं
नेक्स्ट पैराग्राफ में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वैसे हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। यस, वही चीज है, थोड़ा सा और ज्यादा अलग तरीके से एग्रीकल्चर को मेन उस पर लाकर बात की गई है। एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी has registered a decline trend from 1951 onwards। अगर हम देखें तो आप सबको मालूम है एग्रीकल्चर अपने लिए अपने देश का एक वर्टिकल कॉलम है। आज में अगर हम देखें तो हम इंडिया को बोलते एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि 80% हमारा काम जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रहता है। सो अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी का जो इकोनॉमिकल जो सबसे ज्यादा जो पहले ट्रेंड था, डिपेंडेंट था, वो किसमें था? एग्रीकल्चर में। 91 के बाद ये धीमे धीमे परिवर्तन होने लगा। सही में अगर देखें तो 2010 और 11 में जाके 52% टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर विच मेक मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। हम डिस्कस एम्प्लॉयमेंट वगैरह पढ़ चुके हैं। उसी आधार पर अगर हम देखें तो बिल्कुल वैसे ही क्या है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो क्या है, आपके 52% जो है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 52% एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, उससे ये पता चलता है कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो खेती करते हैं और खेती पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग चाहे बिजनेस हो चाहे एम्प्लॉयमेंट, वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ओके, द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन and stagnation in the agriculture will lead to decline in other sphere of the economy having a wide implication। अगर देखें तो खेती के अंदर गिरावट होना वाकई में बहुत सोचनीय बात थी, क्योंकि अगर यहाँ पे गिरावट होगी तो इकोनॉमी के दूसरे हिस्से पे, यानी कि जहाँ जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब में इसका क्या होगा? असर देखा जाएगा। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू किया और इसका बोलते हैं ICAR, तो ये शुरू किया इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंदर एग्रीकल्चर पे रिसर्च होने लगा, कौन से पैटर्न को अडॉप्ट किया जाए, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग को कैसे डेवलप किया जाए, वेटरनरी सेक्टर, वेटरनरी यानी कि पशु की जो मेडिकल केयर होती है उसके बारे में, उसको कैसे डेवलप किया जाए। देन इसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके, सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन पे ही ध्यान नहीं देना, व्हाइट रेवोल्यूशन पे भी ध्यान देना, गोल्डन रेवोल्यूशन पे भी ध्यान देना, ब्राउन रेवोल्यूशन पे भी ध्यान देना, जो मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, उन सब चीजों पे ध्यान देना। इसके साथ हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्लावर्स और फ्रूट्स और वेजी, ये सब कल्टीवेट करना ताकि अच्छे दाम मिल सके और किसान का जो है जीवन अच्छा खुशहाल हो सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था सैटेलाइट भेजना, सैटेलाइट से क्या फायदा होगा? सैटेलाइट जाएगा और मौसम की जानकारी देगा कि इस इलाके पे बादल में बारिश हो सकती है, ये इलाका इस साल सूखा रहने वाला है। तो इस तरीके के जो वेदर फोरकास्टिंग है उससे काफी अच्छा जो है इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका बहुत सारे और भी काम करता है, मिट्टी की जांच करना, पानी की जांच करना, पानी का पीएच वैल्यू पता करके बताना, और किसानों को और दूसरे तरीके से कैसे, जैसे फिशरी है, सेरिकल्चर है, इन सबको कैसे डेवलप करेगा, उसके लिए कैसा लागत लगेगा, ये सारी चीजों को डेवलप करना, ये सब चीजें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के डिपेंडेंस को भी हमने क्या किया? डाइवर्स किया। एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं परंतु अब ज्यादा किस पर ध्यान दे रहे? एनिमल ब्रीडिंग पे ध्यान दे रहे, यानी कि हम कह सकते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देख सकते हैं टेबल 4.1, इट इज क्लियर थ्रू द जीडीपी रेट इज इंक्रीज ओवर द ईयर। धीमे धीमे वापस से जीडीपी डेवलप हुआ। इट इज नॉट जनरेटिंग द सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। The growth rate in the agriculture has been declining, which is an alarming situation. Today, Indian farmers are facing a big challenge from the international competition and
reduction in the public investment in the agriculture sector. अगर आज हम देखें तो हमारे देश में जो इंडियन फार्मर है उन लोगों को बहुत सारी चैलेंज इंटरनेशनल लेवल से देनी पड़ती है। आप सब जानते हैं चाइना का जब माल उतरता है इंडिया में तो वो कम रेट में आता है, वहीं एग्रीकल्चर हमारा एग्रीकल्चर मटीरियल जो है कॉस्टली हो जाता है। देन इसीलिए अगर हम देखें तो सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर, सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर में ऐसे दी जाती है कि गवर्नमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल करता है फर्टिलाइजर के लिए। जब फर्टिलाइजर बन के आता है तो जब किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसकी रेट कम कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं सब्सिडी सिस्टम। तो ये डिक्लाइन किया गया। इसके अलावा अगर देखें तो मोरओवर रिडक्शन इन द import duty on the agricultural products have provide determined to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investments from the agriculture, causing downfall in the employment in agriculture. अब अगर हम देखें तो क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर के अंदर काफी बदलाव आया और कई लोग तो एग्रीकल्चर में जो डिस्कस एम्प्लॉयमेंट में थे वो क्या होने लगे, रिमूव हुए। तो वो एक्स्ट्रा लोड जो एग्रीकल्चर पे था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये जो डाउनफॉल था एम्प्लॉयमेंट के अंदर उससे एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने लगी। तो आज के लिए इतना ही, पर आगे से शायद आपके पास लेसन नहीं है, सो प्लीज कम टू स्कूल एंड जॉइन दैट। हैव अ नाइस डे।